डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकाई 2 अध्याय 3 जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे व्यवसाय है, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा। व्यवसाय यानी कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, नौकरी करता है या व्यापार करता है। शिक्षा जो उसके मूलभूत विकास से संबंधित है, और जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि वो व्यक्ति कितना वर्ष तक जीता है। आगे देखते हैं लिंग संगठन। लिंग संगठन स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकी विशेषता होती है। आप जानते हैं कि कोई भी देश सिर्फ भूभाग से नहीं बनता, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से बनता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ एक बार और देखते हैं। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है, जैसे कुल पुरुष की जनसंख्या बटा कुल स्त्रियों की जनसंख्या गुण 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, यानी 1000 पर कितनी स्त्रियों की संख्या है उसको लिंगानुपात कहते हैं। भारत में भी यही सूत्र अपनाया जाता है, अर्थात स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इस समय जो लिंग अनुपात है भारत का 2011 के अनुसार वो 943 है, 943। इसको प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश में स्त्रियों की संख्या अगर कम है तो निश्चित रूप से वहाँ स्त्रियों के साथ भेदभाव होता होगा, और भेदभाव होने के वजह से गर्भ में लड़कियों को मार दिया जाता है, जिससे आगे चल करके स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कहीं लिंगानुपात कम है तो निश्चित रूप से वह वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर वहाँ निम्न है। आगे देखते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। अर्थात जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे कि किसी किसी देश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, यानी वहाँ 100
पुरुषों पर 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया में दर्ज किया गया है, जहां लाटविया देखिए, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, यानी वहाँ स्त्रियों की संख्या अधिक है। 100 स्त्रियां हैं तो केवल 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत सबसे निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी देश है ये, संयुक्त अरब अमीरात का है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। अब देखिए कि अगर 100 स्त्रियां वहाँ हैं तो 311 पुरुष वहाँ हैं। आप कभी कभी घटनाएं देखते होंगे कि जो गरीब राष्ट्र हैं या विकासशील देश हैं, वहाँ लड़कियों को बेच दिया जाता है और वह खाड़ी देशों में जो है भेज दिया जाता है। तो इसका दुष्परिणाम यही है कि वहाँ स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुष 311, 100 पर 311 हैं। इसीलिए जो है वहाँ स्त्रियों का व्यापार किया जाता है दूसरे गरीब राष्ट्रों से। उसके बाद देखते हैं कि लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप में विश्व के विकसित देशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। आप जानते हैं कि हम लोग एशिया में रहते हैं और एशिया में जो देश हैं वह चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में लिंग अनुपात निम्न है। दूसरी ओर रूस और यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं, वह पुरुष अल्प संख्या में हैं, यानी स्त्रियां वहाँ ज़्यादा हैं और पुरुष कम हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति और भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। कहने का मतलब यह है कि जो विकसित देश हैं वहाँ स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है। इसका एक कारण ये भी है कि पुरुष वहाँ से दूसरे देशों में चले गए, उत्प्रवास कर गए। आगे देखते हैं वायु संरचना। वायु संरचना वायु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। साठ वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि 15 से 59 वर्ष की जो बीच की जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या उसको कहते हैं, और 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या कहते हैं, जिस पे 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक जो आश्रित जनसंख्या, यानी उस पे जो है सेवा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर खर्च अधिक करना पड़ता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची और जनसंख्या युवा है। आगे देखते हैं वायु लिंग पिरामिड। आप जानते हैं कि जनसंख्या को व्यक्त करने के लिए वायु लिंग पिरामिड यानी पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या की वायु लिंग संरचना का अभिप्राय किसी विभिन्न वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की वायु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में
बायां जो भाग होता है वो पुरुषों की का प्रतिशत दर्शाता है और दाएं तरफ स्त्रियों के प्रतिशत दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो वाई पिरामिड है विभिन्न, ये नाइजीरिया का वाई पिरामिड है। बाएं तरफ पुरुषों को दिखाया गया है और दाहिने तरफ स्त्रियों को दिखाया गया है। उसी प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में का देखें, बाएं तरफ पुरुष का और दाहिनी तरफ स्त्री की संख्या को दर्शाता है। आइए देखते हैं एक एक करके। विस्तारित होती जनसंख्या नाइजीरिया का वाइलिंग पिरामिड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यानी ये यहाँ उच्च जन्म दर पाया जाता है, उसके बाद से निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यानी वहाँ उच्च जन्म दर होता है और कम आयु के लोगों की संख्या अधिक होती है। यदि आप बांग्लादेश में देखें और मैक्सिको का पिरामिड देखें तो ऐसे ही संरचना आपको दिखाई देगी। उसके बाद से आगे देखते हैं स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वायुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप देखें तो कहने का मतलब है कि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, यानी यहाँ जनसंख्या वृद्धि लगभग स्थिर है। उसके बाद से आगे देखते हैं ह्रासमान जनसंख्या। जापान का पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। यानी यहाँ जनसंख्या घटती है, जनसंख्या वृद्धि घट गई है। इसका कारण यह है कि निम्न जन्म दर है, कम से कम लोग जन्म लेते हैं, और मृत्यु दर कम है। तो इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसका जो पिरामिड है वह इस तरह का है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आप सुने होंगे कि बहुत सारे देशों में जो है जो वृद्ध लोगों की संख्या है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस तरह के जो देश हैं वो विकसित देश हैं, चाहे वो इटली हो, जापान मुख्य रूप से है। तो इसका मतलब क्या है? जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृश्य बड़ा हो जाता है। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण, ध्यान रखिएगा, जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। अर्थात जब बच्चों का अनुपात यहाँ घटेगा, इसका मतलब जन्म दर कम हो गया है, और जो लोग पहले से जीवित हैं उनकी आयु लगातार बढ़ती चली गई, यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ती चली गई है। तो इस कारण वृद्ध लोगों की जो जनसंख्या है वह अधिक वहाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। यानी यानी ग्रामीण स्तर पे कैसा संगठन है, दूसरा नगर में कैसा जो है जनसंख्या पाई जाती है। तो ग्रामीण स्तर पे देखते हैं हम लोग। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न है। आप जानते हैं कि नगर के लोगों का जो जीवन स्तर है, जो दिनचर्या है, जो कार्यकलाप है, वह ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकलाप से बिल्कुल अलग है। ठीक है,
उसके बाद आगे देखते हैं, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में वायु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है आयु लिंग संगठन यानी स्त्री और पुरुषों की संख्या अलग अलग होती है। व्यावसायिक संरचना, वहाँ जो लोग कार्य करते हैं उसमें विविधता पाई जाती है। शहरों में विविधता पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विविधता कम पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, जबकि शहरों में ज़्यादातर द्वितीय और तृतीय का चतुर्थक क्रियाओं में लोग शामिल होते हैं। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व, अर्थात गांव में जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि शहरों में एक ही जगह पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, जिससे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उसके बाद से जो है, जो विकास का स्तर है, यानी शहरों में विकास का जो स्तर है वह बहुत उच्च होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का स्तर निम्न है। आगे देखते हैं कि यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। जैसा कि मैं बताया भी कि गांव में प्राथमिक क्रियाएं अर्थात कृषि कार्यों में ज़्यादा लोग संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। कुछ चुने हुए देशों के ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात को हम लोग आगे देखेंगे डायग्राम के माध्यम से, जिसमें कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों में क्रमशः, जैसे जिम्बाब्वे है तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात के विपरीत होता है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पुरुष ज़्यादातर शहरों में वास करते हैं और स्त्रियां ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती हैं। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता होती है। अर्थात वहीं जो विकसित देश हैं वहाँ ज़्यादातर शहरों में महिलाएं हैं, जैसे कनाडा है, यूरोपीय कंट्रीज और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है। विकसित देशों में जो कृषि होती है वह यांत्रिकृत होती है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है, यानी पुरुष ही कृषि कार्य करते हैं। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के जो कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। साक्षरता, अब इसके बाद हम लोग साक्षरता देखेंगे। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि साक्षरता जो होता है वो किसी भी देश की जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी अगर वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों बहुत डेवलप होगी, विकसित होगी, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है
जो पढ़ लिख सकता है। ध्यान रहे, भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बता दें। भारत में जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है और जिसमें पुरुष 62.32 करोड़ हैं और स्त्रियां 58.75 करोड़ के लगभग हैं। इसमें इस समय जो लिंगानुपात है वह है 943 पर, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। साक्षरता दर यानी यहाँ पढ़े लिखों की जो संख्या है वह 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% है, जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% है। आगे देखते हैं व्यावसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 वर्ष में स्त्रियों और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार और अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीयक क्रियाओं। ध्यान दीजिए कि कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, जबकि विनिर्माण को द्वितीयक क्रियाओं में, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं में और अनुसंधान, वैचारिक विकास जो माइंड डेवलपमेंट है से जुड़े कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, जो अर्थव्यवस्था है वह अभी आदिम अवस्था में है, पुरानी व्यवस्था में है, तब वहाँ प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन होता है। कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल लोग हैं या जिन देशों में ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, इसका मतलब वह देश डेवलप नहीं है, और जिन देशों में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं होती हैं वह देश जो है विकसित देश है। तो आज का यह चैप्टर 3 ख़त्म होता है। थैंक यू।